चलिए, हम लोगों के ऋणों पर चर्चा चल रही है। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें और कैमरे पर आ जाइए। हम लोगों ने कल बहन बेटी का ऋण यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम अगले ऋण की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है जालिमाना ऋण। जालिम शब्द से मिलकर के बना है जालिमाना, यानी कि किसी असहाय व्यक्ति पर जुल्मो सितम करने से उत्पन्न हुआ जो ऋण है, उसे जालिमाना ऋण कहते हैं। जालिम हरकतों से पैदा होने वाला ऋण जालिमाना ऋण कहलाता है। शुद्ध हिंदी में इसे निर्दयी ऋण भी कहते हैं। अर्थात किसी गरीब, किसी असहाय के ऊपर किया गया अत्याचार, किसी गरीब आदमी से जोर जबरदस्ती से उसका धन छीन लेना या धन वापस ना करना, जमीन हड़प लेना, जमीन वापस ना करना, मकान हड़प लेना या किसी को बलपूर्वक उसकी जमीन से भगा देना, किसी की बनी बनाई खेती को उजाड़ देना, किसी के पशु को मार देना या उसको दबा लेना, ये जालिमाना ऋण कहलाता है। टेक्निकली ये ऋण कैसे बनता है कुंडली में, जन्म पत्रिका में, तो इसके लिए आपको 10वें और 11वें भाव का अध्ययन करना होता है। देखो, ये जो ऋण है टेक्निकली पकड़ने बहुत आसान होते हैं, बस हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी। जल्दबाजी दिखाने से चीजें बिगड़ जाती हैं। 10वें भाव में या 11वें भाव में, ये शनि के भाव हैं, आप जैसा कि जानते हैं। और यहाँ पर शनि के शत्रु यानी कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रहों को याद रखना है कि सूर्य, चंद्र, मंगल इन घरों में होंगे तो जालिमाना ऋण बन जाता है। अब आपको ये समझ जाना है कि ये पीछे से आया हुआ ऋण है। हो सकता है ये कर्म आपके किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा हुआ हो, क्योंकि हर आदमी ये मानता है कि एक तो इस जन्म में मैं बहुत अच्छा हूं और पिछले जन्म में भी मैं अच्छा ही था। जबकि ये आप जानकर के हैरान होंगे, हमारी जो मनोप्रवृत्तियां बनी होती हैं, हमारी प्रवृत्तियां बनी होती हैं, हमारी आदतें बनी होती हैं, या हम दूसरी भाषा में कहें, हमारा जो ब्रेन का मैप है, वो जिस तरीके से बना होता है, जिसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रकार के थॉट्स आते हैं, वो पूर्व जन्मों का ही परिणाम है। पूर्व जन्मों की कार्मिक स्थिति ही हमें कुछ विशेष तरह से सोचने पर मजबूर करती है। इसी प्रकार से जैसे ग्रहों की स्थिति हमें कुछ विशेष तरह से सोचने पर मजबूर करती है, उसी प्रकार से हमें जीवन में सुख एवं दुख का अनुभव करवाती है। आप देखेंगे कि कुछ लोग घनिष्ठ दुख के समय में भी ज्यादा परेशान नहीं होते, और कुछ लोग बहुत छोटे से दुख को लेकर के पूरी हाय तौबा मचा देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? वो उसकी पीछे की ताकत है, पीछे की सोचने की उसकी एक प्रवृत्ति है, एक अलग तरह से सोचने की प्रवृत्ति है।
इसीलिए तो हमारे देश में कुछ बुजुर्ग लोग, समझदार लोग केवल जाति को पकड़ कर के ही उनके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये बनिया जाति से है, अच्छा अच्छा, इसका मतलब इसकी व्यापारिक सेंस बहुत अच्छी होगी। अच्छा, तो ये पंडित जी है, इसका मतलब ये लोग पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। मतलब एक समाज ने उनको वर्गीकृत कर रखा है। अच्छा, गुजरात का आदमी है तो समझदार बहुत होगा और व्यापार की तरफ इंक्लाइंड होगा, उसका मेन उद्देश्य व्यापार होगा। बिहार का आदमी होगा तो उसका गवर्नमेंट जॉब की तरफ ध्यान ज्यादा होगा। तो हम लोग अपने समाज को देख करके कुछ वर्गीकृत, किसी जगह विशेष को, स्थान विशेष को, जाति विशेष को, मजहब विशेष से हम प्रवृत्तियों का पता लगाते हैं। एक प्रकार से हम केवल पेड़ को देख करके ये बता देते हैं इस पेड़ पर फल कैसा लगेगा। अगर आम है तो हम कहेंगे भाई आम है और आम मीठे होते हैं। संतरे हैं तो संतरे खट्टे भी होते हैं, थोड़ा बहुत मीठापन भी होता है, पर खटास होने के चांस काफी है। तो इस प्रकार से हम पता लगा लेते हैं। ऐसे ही एक ज्योतिषाचार्य इन ऋणों को देख करके समझ जाता है कि क्या फल प्राप्त होने वाला है। लाल किताब में ऋणों को देखना अति आवश्यक है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में ये ऋण कोई ना कोई एक आधा होता ही है। इसे चिंता का विषय तो बिल्कुल ना बनाएं और मैं कोशिश करूंगा आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज देने की, क्योंकि लाल किताब जिस समय लिखी गई या जिस समय प्रयोग में आई, उस समय में जमाने के हिसाब से बहुत सारी ऐसी रेमेडीज लिखी गई जो आज के दौर में प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगर हम राहु को दबाने के लिए आज के दौर में ये कहें कि जो आटे की चक्की है, जो पत्थर वाली चक्की है, अब उस चक्की के नीचे गेहूं, नहीं सॉरी, जौ लाल कपड़े में बांध करके उसको पत्थर से दबा दो, सामने वाला कहेगा जी हमारे पास तो चक्की नहीं है, हमारे तो घर में आटा ही पिसा पिसाया आता है, अब क्या रेमेडी करोगे। तो हमें रेमेडीज के नाम पर रेमेडीज नहीं करनी, ये चीज समझना होगा। हमें प्रैक्टिकल रेमेडीज करनी है। आपको जान करके हैरानी होगी, जो शास्त्र अपने आप को मॉडर्न साइंस की तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो पिछड़ जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब इंसान प्रैक्टिकली उनका उपयोग ही नहीं कर पाता तो आखिर एक समय आता है उसको छोड़ देता है। लाल किताब में एक रेमेडी होती थी बुध ग्रह के लिए कि घर पर जो चारपाई बुनने वाला बाण अगर आपके घर में रखा है तो उसको खोल दो। ऊन के गोले आपने बांध रखे हैं तो खोल दो। अब घरों में महिलाएं स्वेटर बनाने वाली कितनी रह गई हैं? सब बने बनाए स्वेटर आ रहे हैं। वो कहेंगे गोले होंगे तो खोलेंगे ना, है ही नहीं। किनके घरों में चारपाइयाँ बन रही हैं? कोई गांव देहात में कोई घर हो तो हो, नहीं सभी के पिलंग बदल गए हैं। आप अगर ऐसी रेमेडी बताएंगे तो उससे सिर्फ सामने वाले की परेशानी को ही बढ़ाएंगे, ना कि आप उनके लिए फायदा करेंगे। तो कोई भी ऐसी रेमेडी ना बताएं जो प्रैक्टिकल पॉसिबल ना हो। प्रयास करें कि रेमेडी अच्छी हो, शक्तिशाली हो। कई बार ज्योतिषाचार्य ये भी सोचता है कि जितनी टफ रेमेडी बताऊंगा, एक तो मेरा पीछा छूटेगा, क्योंकि वो करेगा नहीं तो मैं कह दूंगा तुमने तो की ही नहीं, तो मेरा तो कसूर ही क्या है। तो ऐसा टफ बता दो कि वो बेचारा कर ही नहीं पाए। अब किसी को कहे कि ये दो सूल हैं लोहे के, इन दो सूल के ऊपर अगर तुम पांव रख करके खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे सारे ग्रह शांत हो जाएंगे, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। और बेचारा ग्रह शांत करने के चक्कर में पैर थोड़ी कटवाएगा। तो एक मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए दूसरी मुसीबत थोड़ी लाएगा। ज्योतिष का तात्पर्य है कि आपको राहत देनी है सामने वाले को।
और राहत में सबसे बड़ी राहत है मानसिक राहत। इससे ज्योतिषी को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। सामने वाला इरिटेट होकर के अब वो ये तो भूल जाता है कि तू किस डिप्रेशन की स्टेज में मेरे पास आया था। जब तो ऐसी हालत होती है कि मैं अभी कुएं में कूदूं, अभी छत से कूदूं, अभी ट्रेन के सामने कूदूं और घर से बाहर निकल के ही सुसाइड करूं। अब ऐसे में वो बेचारा अगर कह दे नहीं तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, हैं मोदी जी की तरह, तो बेचारे ने कौन सा पाप कर दिया। परंतु लोग उसका बुरा मान जाते हैं कि आपने तो कहा था जी बहुत अच्छा समय आएगा, नहीं आया मेरा, तो वो फिर लड़ने के तैयार हो जाता है। सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या सुनने की ताकत रखने की मन प्रवृत्ति के लोग इस संसार में होते ही कितने हैं। आप जान के हैरान होंगे, 90% लोग कहते हैं हम सच्चाई सुनने जाते हैं। असली बात ये 10% लोग ही सच्चाई सुनने की ताकत रखते हैं। इस मेरे इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों को हमेशा दिमाग में रखना अगर आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है। मैं मानता हूं उससे कई बार अपमान भी झेलना पड़ता है, परंतु हमारा कार्य दैविक कार्य है। इस दैविक कार्य को बहुत ही कुशलता के साथ किया जाना चाहिए, ना कि किसी को दुख दर्द में डाल करके किया जाना चाहिए। कई बार सामने वाला उसका आता है कि मेरे को आज सारा सच सच बता दो। अब सच सच बताने लगोगे, क्या सच बताओगे? अगर उसके ऋण खोजने लग गए तो दो चार किसी के निकल आए तो थोड़ी देर बाद कहेगा मैं तो मरूंगा जाके, मैं तो करूंगा क्या। अब बातें तो आपने सटीक बता दी, अब वो इतनी एंजाइटी में आ गया, इतने डिप्रेशन में आ गया, तो उसका आप क्या करोगे? वो आया था आपसे राहत ला पाने के लिए और आप भी उसकी बातों में आ गए। उसने कहा ऐसे चाबी घुमा दो, आपने भी घुमा दी। तो ये एक शालीन ज्योतिषाचार्य का कार्य नहीं है। और ये परीक्षा आपसे लगभग लगभग 90% क्लाइंट आपसे लेंगे कि हमें सच बताओ। अब वो सच क्या है, सच उनको भी नहीं पता सच क्या है, वो सत्य किसको मानते हैं। इसीलिए समझ लीजिए 60% लोग तो राहु के प्रभाव में होते हैं और बाकी 30% ऐसे पापक ग्रहों के इफेक्ट में होते हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आता। तो समझने वाले तो 10% लोग हैं और 10% लोगों में से आपके पास कितने आते हैं वो आपकी किस्मत। आपके भी तो ग्रह काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हैं? तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मैं ऋण करवा रहा हूँ, ये बात मैं जानबूझ करके आज आपको बता रहा हूँ। कई बार हो सकता है कि किसी की कुंडली में 2 निकल आए, किसी के 3 निकल आए और वो आप ही के ऊपर चढ़ाई चढ़ जाए, हैं? कि फलाने के पास गया था, उसने तो राजयोग बताया, हैं? और तूने तो 2-4 और निकाल दिए मेरे, हैं? दाएँ-बाएँ से। तो बेकार आदमी है तू तो बहुत ही। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। तो मैं अक्सर हर एक को एक बात कहता हूँ, जो चीज़ सामने वाला नहीं सुनना चाह रहा, जिस टॉपिक पे चर्चा नहीं करना चाह रहा है, एक तो वो टॉपिक पे चर्चा ना करो। जैसे कोई यंग बच्चा आता है और कहता है जी मेरी जॉब कैसे लगेगी? मुझे बिज़नेस करना है या जॉब करनी है, सजेस्ट मी। तो आपने जॉब और करियर पर ही फोकस करना है और उसको समझाना है। आपने भूल के नहीं कहना तेरी मैरिज लाइफ ही खराब है भाई। भाई वो मैरिज पूछ ही नहीं रहा है। वो फोकस करो कि उसको करियर के बारे में समझो। जो आदमी कह रहा है कि साहब मुझे मैरिज के बारे में बताओ, उसको ये भूल करके भी ना बताओ कि साहब जो है तुम्हारे तो जीवन में धन योग बहुत अच्छा बन रहा है। भाई वो धन के लिए तो आया ही नहीं आपके पास। तो कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। और आप तमाम तरह के वीडियो सुनते होंगे सब ज्योतिषियों के। प्रैक्टिकल अप्रोच मैं ही बताने की हिम्मत रखता हूँ और बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख जाते हैं कि प्रवचन बहुत करते हैं। उस बात को भी मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, बुरा नहीं मानता हूँ, जबकि लोग बार-बार ये लिख के जाते हैं। पर मेरा ये मतलब है,
हमारी जो लाइन है ना एस्ट्रो पाठशाला की, वहाँ लिखा होता है कि हम ज्योतिषी बनाते हैं। तो मैं ज्योतिषी बनाने के लिए आप लोगों को ये कार्य कर रहा हूँ। और ज्योतिषी का मतलब ये नहीं केवल व्याकरण पढ़ा के छोड़ दिया। अब उसका व्याकरण का उपयोग कैसे करना है, ज्योतिष को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेकर के आना है, ये लोगों को नहीं समझ में आता। नए विद्यार्थियों को बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जब वो बेचारे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो उनको अगर बदकिस्मती हो उल्टे सीधे 10-20 कलाकार टाइप के क्लाइंट मिल जाएं, तो रात को उनको सर के दर्द की गोली लेकर के सोना पड़े और अगले दिन वो फैसला कर लें कि भाई हाथ जोड़ो, इस ज्योतिष से अपने को तो नहीं चक्करों में पड़ना है। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थियों के साथ समस्या आ जाती है। और चैलेंज जो आता है उसको कैसे टैकल करना है, ये भी गुरु ही सिखाता है। तो आपको मैं सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। अब ये जो जालिमाना ऋण है, अब इसको ये नहीं बताना कि तुम पिछले जन्म में डाकू सत्तन सिंह थे, तुमने डाके डाले, तुमने जमीनें हड़प ली। ये बात सुन के बड़ा बुरा लगता है हर किसी को, क्योंकि कोई नहीं सुनना चाहता कि पूर्व में क्या था, क्योंकि उसको तो पता नहीं बेचारे को। अब वो कहेगा साहब मुझे तो याद नहीं, अब तुम जो मर्जी कहानी समझा दो, अब मुझे समझनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूं। आप उन्हें कहें कि ये एक प्रकार का कर्जा है, इसको आपने चुकता करना है। ये जब बनेगा जब 10वें और 11वें भाव में सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो। मंगल को वैदिक ज्योतिष में 10वें भाव में बहुत अच्छा कहा है, और मंगल को लाल किताब ने भी उच्च का कहा है। अब यहाँ थोड़ा सा बात आदमी के खटकती है कि मामला क्या बिगड़ गया, कहाँ बिगड़ा, जबकि वैदिक और लाल किताब दोनों एक स्वर में बात कर रहे हैं कि दोनों ही इस स्थान पर मंगल को बहुत अच्छा मान रहे हैं। लाल किताब कह रही है मंगल उच्च का है, और वैदिक किताब कह रही है कि मंगल दिग्बली है। दोनों ये कह रहे हैं कि मंगल ताकतवर है। अब आप समझते हैं कि जब तक आप शक्तिशाली नहीं होंगे, किसी को दबा कैसे सकते हैं, किसी को डोमिनेट कैसे कर सकते हैं। आप में डोमिनेट करने की प्रवृत्ति ही नहीं डेवलप होगी। डोमिनेशन जब ही आता है जब किसी व्यक्ति का मंगल पावरफुल होता है। 10वें भाव का संबंध शनि ग्रह से है, और शनि गरीबों का मसीहा है। इस संसार में जितने भी छोटे काम करने वाले, मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर, डे टू डे रूटीन में अपनी डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग, ये आपके ऑफिस में चाय पानी पकड़ाने वाले लोग, आपके घर के ड्राइवर, प्रेस करने वाले लोग, आपके हेल्पर्स, इन सभी का देवता शनि ग्रह है। और शनि ग्रह अन्याय सहन नहीं करता। शनि ग्रह हमेशा उसके खिलाफ खड़ा हो जाते हैं जो अन्याय करते हैं। मंगल दशम में आना इस बात का प्रतीक है कि यहाँ से चांस है कि वो निर्दयता पूर्वक व्यवहार कर सकता है। ये संभावना जता रहे हैं जिन कि ऐसा आदमी सामने वाले को दबाने का काम कर सकता है। 10वां भाव अथॉरिटी का भाव है, सत्ता का भाव है, ताकत का भाव है, शक्ति का भाव है। और मंगल जैसा ऊर्जावान ग्रह जब दशम में आता है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर मंगल खुल करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो लाल किताब के जो विद्वान थे वो बहुत ही समझदार थे, बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने अंदाजा लगा लिया जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास सत्ता होगी, उससे गलतियां होने के चांस बहुत है। उसमें अहंकार बहुत जल्दी पैदा होगा, और अहंकार का सबसे ज्यादा खामे जाना गरीबों को, कमजोरों को, असहायों को ही भुगतना पड़ता है। अमीर आदमी अमीर को डेंट नहीं मारता, अमीर आदमी हमेशा
गरीब को डेंट मारता है या गरीब को ऑटोमेटिक डेंट लग जाता है। आप छोटी मोटी हरकत भी कर देंगे। आप किसी नौकर का पैसा मत दीजिए। अब उसकी सैलरी है 15,000 रुपये। अब आपने तो कहा जा मार लिए 15,000, चल जा भाग जा, नहीं देता। बेशक आपने देना था, आपने उसको डरा दिया, आपने सिर्फ सबक सिखाने के लिए कि ये बार बार गलती करता है, आपने मुंह से बोल दिया। पर आप सोच नहीं सकते कि हो सकता है कि कई रातें उसकी नींद खराब हो जाए और उसके लिए 15,000 कितनी बड़ी रकम हो। 15,000 रुपए में उसका घर चलता हो और हो सकता है 15 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। आपके लिए नजर में ये है कि 15,000 ही तो है यार, क्या फर्क पड़ता है, जब दोबारा आएगा हाथ पैर जोड़ता हुआ मैं इससे माफी मंगवाऊंगा और फिर मैं इसको लौटा दूं। ध्यान रहे, मंगल 10वें में दिल उसका कमजोर नहीं होता, दिल बहुत बड़ा होता है, उदार दिल होता है। पर ये कई बार सामने वाले को सबक सिखाने के चक्कर में थोड़ा सा डोमिनेशन ज्यादा कर जाते हैं। उस चक्कर में नीचे वाला व्यक्ति क्या महसूस करता है कि साहब इसने तो फंसा दिया, मरवा दिया। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो किसी को डराना, भयभीत कर देना मंगल को भी खराब करता है और आपकी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, वो ऑटोमेटिक उसको डेंट लग जाएगा। पर ये ऋण कब प्रभावशाली होंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, जब तक दूसरे भाव में, 5वें में, 9वें में, 12वें में राहु बुध शुक्र इन तीनों में से कोई ग्रह शामिल ना हो, जब तक ये प्रभावशाली नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा, क्या ऋण नहीं होगा? ऋण तो होगा, पर वो हल्का लेवल का होगा, कमजोर लेवल का होगा। वो डोमिनेट जो है बहुत ज्यादा लोगों को नहीं करेगा, बहुत शालीनता के साथ रहेगा। उसके व्यवहार में आपको कमियां ना के बराबर मिलेंगी। तो इसीलिए हो सकता है कि किसी व्यक्ति की जन्म पत्री देखो, 10वें में मंगल देखो, वो आदमी बहुत ही शांत, सौम्य, सुशील और खुले दिल वाला व्यक्ति हो, मजबूत हो, निडर हो, ये सब गुण मिल सकते हैं। और जरूरी नहीं कि डोमिनेशन करता, परंतु चांस बन जाते हैं। अगर ये 2, 5, 9, 12 प्रभावित हो जाते हैं तो अब वहां पे चांस बन गए इसी केस में कि वो गलतियां करेगा, अपने गुस्से के कारण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा या अपनी ईगो को मसाज करने के लिए भी वो गलतियां कर सकता है। अब आपको क्लियर बात समझ में आई? तो इस कन्फ्लिक्ट में मत रहना। बहुत सारे लोग इस कन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि साहब वैदिक ज्योतिष में से कुलदीपक योग भी कहा गया, इसे ही पंच महापुरुष राजयोग भी कहा गया, इसे ही मंगल का दिग्बल भी कहा गया और लाल किताब ने इसे मंगल उच्च का कह दिया। उसके बावजूद इसको कर्जे वाली पार्ट में क्यों रख दिया कि इससे ऋण भी क्या बनाया, जालिमाना ऋण, जालिमों वाला ऋण, जालिमों वाला कर्जा, कर्ज बाय द पुअर पीपल। अब ये बन ही गया और असर दे रहा है। तो ऐसे में हमें व्युत कर मतलब विपरीत क्रिया करनी होती है। विपरीत का मतलब हमें इन लोगों की सेवा करनी है। इनकी सेवा करनी, गरीबों की। उन्हें आपको काउंसिल करना है कि आपने गरीबों की हेल्प करनी है, गरीबों की मदद करनी है। साल में एक बार कम से कम, साल में कम से कम एक बार उन्हें 108 से ज्यादा मजदूरों को खाना खिलाना चाहिए। अब संख्या ज्यादा भी हो सकती है, जब आप खिलाने ही बैठ गए तो आप 108 के बाद थोड़ी ना एकदम स्टॉप कर देंगे। तो ज्यादा भी आ गए तो ज्यादा बन गया खाना, तो ज्यादा भी दे सकते हो, पर कम से कम ये 108 होने चाहिए। अब इसे हर महीने किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसकी क्या पहचान होगी? अचानक से लगातार मुसीबत पे मुसीबतें आने लगी। जालिमाना ऋण में ये बड़ी समस्या हो जाती है कि कई बार मुसीबतें लगातार आती हैं और एक से बढ़कर के एक आती है। अगर आप देख रहे हैं जैसे कि खबर आई जी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इधर से घर में बच्चा बीमार पड़ा है, पड़ोसी ने मुकदमा दायर कर दिया। अब
एक साथ कई मुसीबतें आ गई। कुछ दिन बाद पता चला कोई रिश्तेदार की डेथ हो गई। अब वो वहां भाग रहा है। एक तरफ पुलिस वाले कह रहे हैं भाई कोर्ट में आ जाइयो, एक तरफ रिश्तेदार कह रहे हैं कि फलाना आदमी मर गया, वहां पे आ जाइयो। अब बंदा टेंशन में है कि कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। उसके ऊपर लगातार मुसीबत पे मुसीबत पड़ती जा रही है। तो समझ लेना चाहिए, अगर उसकी कुंडली में जालिमाना ऋण है तो उसको सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए इसको क्रिया को हर महीने भी कर सकता है। अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कुछ लोग ये कहें कि साहब ऐसा है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, अब एक प्लेट आएगी 100 रुपए की, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतने रुपए हो जाएंगे, तो आसान उपाय बता दूं। तो आसान उपाय ये है कि 108 से ज्यादा मछलियों को खाना खिलाएं। अब खाना क्या खिलाना है उसमें भी आप सामग्री लिख लें। उसमें आप आटा ले लें, जौ का आटा ले लें, सिंपल गेहूं का आटा, जौ का आटा, सरसों का तेल, खांड, काले तिल, इन सबका मिक्सअप बना करके छोटी छोटी गोलियां बना लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 108 से ज्यादा गोलियां रोज ले जाएं और मछलियों वाले तालाब में या मछली वाली नदी में आप उनको 108 से ज्यादा गोलियां रोज खिला के आना शुरू कर दें। लगातार 45 दिन इस उपाय को कर सकते हैं या हर महीने भी कर सकते हैं। मुद्दा है मछलियों को खाना खिलाने से एक आधी चीज कम भी रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कई पुस्तकों में लिखा है 108 जलाशयों से मछली लें, यानी एक जलाशय से एक मछली उठाएं और ऐसे 108 से 108 मछलियां इकट्ठी करें और फिर उन्हें खाना खिलाएं या उन्हें छुड़वाएं। ये बड़ा ही अनप्रैक्टिकल सा मामला है। बंदा सारा दिन मछलियां ही ढूंढता रह जाएगा बेचारा। अब कोई सरकारी नौकरी वाला आदमी हो, कोई एमएनसी में काम करने वाला हो, कोई प्रोफेशनल आदमी हो, तो ज्योतिषी को ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर यही उपाय तुझे करना पड़ गया तो तू क्या कर लेगा। कि तेरे को 108 मछलियां बता दे तो भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो नहीं कर पाएगा तो सामने वाला कैसे कर पाएगा। मुद्दा तो यह है कि मछलियों की सेवा करनी है यहाँ पर, और मछलियों की सेवा कर दो। अब वो मुसीबत को देख करके समझ करके ज्योतिषी और क्लाइंट आपस में फैसला कर लेते हैं कि इसको रोज खिलाना है, कि हफ्ते के हफ्ते मछलियों को दाना डालना है या महीने के महीने डालना है। ये आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात है और समस्या को देखते हुए ये चीज डिसाइड की जाती है। जो समय के साथ, अनुभव के साथ ज्योतिषी सीखता है, उसका कोई 100% कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि मैं आपको कह दूं ऐसा है तो ऐसा है। तो ये आपको टेक्निकली चीज समझ में आ गया कि किस प्रकार से जालिमाना ऋण बनता है।